Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 8 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. Today we are going to continue with our previous topic, that is advanced topics in the risk management, with which we are going to see कि हमारे पास क्या चीजें थी और कुछ में नहीं थी. लास्ट टाइम हम लोगों ने probability analysis, risk analysis and further हमने उसी के बाद साथ ये भी देखा था कि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस में हम लोगों के पास लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व थी, उसको हम लोग आज फर्दर देखेंगे. प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एक्चुअली है क्या और कैसे वर्कआउट करती है, हाउ दैट आर बीइंग वर्कड आउट, और किस तरह से उस वर्कआउट को हम लोग सामने रख के देख सकते हैं कि ये वर्क्स कैसे आ रहे हैं और किस तरह से ये डेवलप होके हमारे सामने नजर आ रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे हमने उनको सामने रख के आगे लेकर चलना है. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें एडवांस इस टॉपिक और रिस्क मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो रही हैं. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स देखे थे उसके दैट आर रिलेटेड. नाउ वी आर डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कि प्रोबेबिलिटीज एक्चुअली है क्या और कैसे स्टार्ट होती हैं और किन किन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में ये चीजें इन्वॉल्व हैं. एप्लीकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस के कुछ एप्लीकेशंस भी आती हैं ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस साइड. दैट इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर आल्सो देयर. इंश्योरेंस प्रीमियम्स कितनी हैं. यूज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस, क्या यूज करना है हमने, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस को यूज करना है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस की एप्लीकेशन क्या आ रही है, इन रिस्क मैनेजमेंट भी आ रही है एंड इंश्योरेंस भी आ रही है. और इंश्योरेंस प्रीमियम भी आ रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स कौन कौन से हैं और कैसे डील करते हैं. एंड देन देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस. किसको यूज कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस को यूज कर रहे होते हैं और उसी को देख रहे होते हैं इसमें क्या चीजें हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी सम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस और साथ ही कुछ चीजों को और भी देखेंगे. वो क्या क्या चीजें हैं, दीज आर रिलेटेड टू एग्जीक्यूटर फंड्स. एग्जीक्यूटर फंड्स क्या होते हैं और इंश्योरेंस लेवल पे आप व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस तो उसमें एट अ हेल्थ लेवल, यानी हेल्थ की जब बात करते हैं मेडिकल लेवल पे इंश्योरेंस कैसे और किस तरह से आती है और किस तरह से एग्जिस्टेंस में दिखाती है कि ये हमारे पास इतनी एग्जिस्टेंस में इंश्योरेंस आ रही है. हमारे पास जब हमारे पास इंश्योरेंस आ रही होती है तो उसी के हिसाब से हम उसे लेकर आगे चल रहे होते हैं कि हमारे पास ये इंश्योरेंसेज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, कि ये हमारे पास इंश्योरेंसेस नजर आ रही हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस वी हैव टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे हमारे पास ये चीजें नजर आ रही हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस, ये भी हमने देखना है कि रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस में इसकी क्या एप्लीकेशंस आनी है, किस तरह से ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस की इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में ये क्या पार्ट प्ले कर रही हैं और इनके पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. दैट वी आर गोइंग टू सी कि ये हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन सी चीजें हमें इसमें नजर आ रही हैं कि हमारे पास क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी विद द फर्दर ट्रेंड्स कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर, एप्लीकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस आर देयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर आल्सो देयर. तो यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आ रही, देयर एग्जिस्ट अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. हमने उस प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस को भी देखना है कि कौन कौन सी इनमें इन्वॉल्व है और कौन कौन सी हमारे पास आएंगी. और एग्जीक्यूटर फंड्स एंड हेल्थ इंश्योरेंसेस को भी हमने देखना है कि उसमें किस तरह से कौन कौन से लॉसेज हैं, किस तरह प्री डेथ्स को डील करना है, किस तरह नॉन प्री डेथ्स को डील करना है, ताकि आपको पता हो कि इंश्योरेंस की वर्किंग्स कैसे हैं और कैसे इंश्योरेंस वर्कआउट करती है और किस तरह से वर्कआउट करके सामने आती है. First, talking about a probability distribution. When we talk about a probability distribution representation of all possible events along their associated probability. कि जितनी possibility of events हैं उन सबको आप सामने रखें और सामने शो करें कि हमारे पास इतनी इतनी probability हर एक से related exist कर रही है. So that means representation of all possible events along with their associated probabilities. कि जितनी भी हमारे पास probabilities associate हो रही होती हैं उन सारों को हम सामने रख के उसकी रिप्रेजेंटेशंस को सामने लेकर आए. तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स अलोंग विद देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज कि हम लोग सारे इवेंट प्रेजेंट करें ऑन देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज को. एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्स विद अ पेयर ऑफ डाइस. सिंपल सा केस है, बहुत आराम से ये वर्कआउट करता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट
अब आउटकम्स किसकी बात करते हैं हम, आउटकम्स की। तो यहाँ पे आउटकम क्या है, एक डाइस है, डाइस में कितनी आउटकम्स होती हैं, अब 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो जब हमारे पास 6 और 5 आएगा तो इसका मतलब है 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन 7 आउटकम्स है ना, ये नंबर ऑफ आउटकम्स है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने डाइसेस हैं, दैट इज पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या है कि 2 डाइसेस हैं, तो हर एक में कितने डाइस, कितने वैल्यूज आ सकती हैं, 6 हैं। यही बात है ना, दोनों में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 6। तो 6 इंटू 6 दैट इज 36। 2 की ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 आ जाएगा। 3 की ऑप्शन क्या है, दैट इज 7, यानी कि हमारे पास 12। यानी अब कैसे 6 अगर एक डाइस पे है और दूसरे में अगर 1 आए तो यानी 6 + 1 क्या आएगा, 7 आएगा। 6 + 2 क्या आएगा, 7 आएगा। यानी 1 डाइस पे 6 आया और अदर डाइस पे क्या आएगा, 2 आया। और 6 + 3 आ गया तो 9 आ गया, 6 + 4 आ गया तो 10 आ गया, 6 + 5 आया तो 11 है, और 6 + 6 यानी दोनों पे 6 आए, दोनों डाइसेस पे, तो इसका मतलब है 12 है। तो यानी हमारे पास आउटकम क्या है, या तो 2 हो सकती है, 1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं 1 आ सकता, डेफिनेटली दोनों डाइसेस में मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। तो अगर दोनों साइड पे 1 आएगा तब भी 2 ही आएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक डाइस पे 1 आए दूसरी डाइस पे कुछ ना आए, दैट इज नॉट बीइंग पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक डाइस पे ये आ रहा है तो दूसरी डाइस पे क्या आएगा और वो कैसे डील आउट करेगा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास दोनों चीजें सामने रख के सोचना है कि हमने हमारे पास कैसे और किस तरह से डीलिंग्स आनी है। तो आउटकम्स आर देयर, आउटकम्स को हमने सामने रखना है कि आउटकम्स हमारे पास क्या हैं और आउटकम्स को सामने रखना है। दैट इज आउटकम 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नाउ देयर प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्टेंस, क्या आ रहा है हमारे पास, प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्टेंस आ रही है और उसमें क्या आ रहा है हमारे पास 1 of 36, 2 of 36, 3 of 36, 4 of 36, 5 of 36। यानी एक प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ये आएगा, 2 प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 3 आएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी एक डाइस पे 2 आए दूसरे में 1 आए, या पहले में 1 आए दूसरे में 2 आए। तो यानी हर एक की प्रोबेबिलिटीज हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही है कि कितनी चांसेस हैं कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी। तो गौर से देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। एक तरह से हमारे पास रिवर्स में चल रहा है कि हमारे पास क्या है, 6 तक जा रहे हैं, उसके बाद रिवर्स में हमारे पास आ रही है। यानी हर एक चीज की प्रोबेबिलिटीज उसी के हिसाब से रिड्यूस्ड फॉर्म में आ रही है और रिड्यूस्ड फॉर्म में ही नजर आ रही है। डिफरेंट इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो सकते हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम। यानी कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट आर अकरिंग एट द सेम टाइम। मोर ओवर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है, दोनों सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम, दोनों क्या हो रहे हैं, एट द सेम टाइम आ रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम कह रहे हैं दैट आर नोन टू बी एज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हमारे पास क्या चीज आ रही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी आ रहे हैं। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, क्या है वो, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, यानी कि सारे के सारे एक टाइम पे स्टार्ट होने और एक टाइम पे एंड होने। और द थर्ड वन इज द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास कैसे और किस तरह से आ सकते हैं और कैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं। तो यानी मीन्स टू से वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे और किस तरह से सामने आ रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आती, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लास्ट टाइम मैंने बात की थी क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, मीन भी इन्वॉल्व है, मीडियन भी चाहिए और मोड भी हमें साथ साथ ही रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीजें हमें रिक्वायर्ड है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या हो सकती है, डिफरेंसेस, कि व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्या आ सकती है, वेरिएंसेस आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं हमारे पास, वेरिएंसेस। और वेरिएंसेस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। और इसी का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, दैट इज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या चीज आ जाती है हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज आर स्टैंडर्ड डेविएशंस। कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस किस तरह से और कैसे जनरेट होकर हमारे सामने आती हैं और उसका हम लोगों ने कैसे चेकआउट करना है कि हमारे पास कितनी डेविएशंस है, कितनी वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस क्या है, यूनिटलेस मेजर। अब ये क्या है कि पर यूनिट इंक्रीज इन वैल्यू, पर यूनिट इंक्रीज इन वैल्यू, how much is the increase of
ओवरऑल रिस्क या स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या कहेंगे, ओवरऑल रिस्क या स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना इंक्रीज आया और कितनी वैल्यूज उसके हिसाब से चेंजेस आई हैं और कितने वैल्यूज में चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं कि इतने चेंजेस हमारे पास आएंगी। तो हर एक के हिसाब से हमने देखना है कि हमारे पास वैल्यूज कितनी आ रही हैं। सो यहाँ पे लूज यूजलेस मेजर था और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस भी, यहाँ पे क्या चीज आ रही है हमारे पास, दैट इज आल्सो इंक्लूड्स द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस, जिसको हमने कहा सीवी, क्या कहते हैं उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज आर सीवी, दैट इज द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस। नाउ देयर एग्जिस्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरह के बने हुए हैं, याद रखिएगा। एक तो ये है जो टॉप पे आ रहा है, एक थोड़ा सा फ्लैटर्ड है, क्या है वो, हल्का सा फ्लैटेड है, फैला हुआ है। तो जब वो फैला हुआ है तो इसका मतलब है दैट इज बीइंग अ बिट फ्लैटेड वन। और यहाँ पे क्या है, एक ये आ रहा है हमारे पास और एक क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। अब गौर से देखें तो इसका भी मीन आ रहा है और इसका भी बी का भी मीन है और उसका भी मीन ए और मीन बी, यानी दोनों के मीन्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे क्वेश्चन रेज करूं कि इनमें से विच इज मोर एक्यूरेट, तो क्या कहेंगे, डेफिनेटली द वन विद द मोर हाइट, क्या होगा वो, द वन विद द मोर हाइट has a more accuracy of value, more less standard deviation, यानी standard deviation उसकी less होगी, यानी standard deviations कम से कम आएंगी। तो जब उसके पास standard deviation कम से कम आएंगी तो that means it has a different value, क्या आ रही होगी उसके पास, different values आ रही होंगी और different values के हिसाब से ही वो आगे लेकर चल रहा होगा। तो that means there existence of different values and different items, यानी different items भी आ रहे होंगे और different values भी सामने हमारे आ रहे होंगे। तो that means there exist a different items and there exist a डिफरेंट वैल्यूज। तो यहां पे हमारे पास आ गया कि दैट मीन्स एक तो स्कैटर्ड आ रहा है और एक बिल्कुल ओवर से आ रहा है। याद रखिएगा जो हाइट है इसको कहते हैं, जब हम कहते हैं इट इज बीइंग सेंटर्ड, यानी क्या हमारे पास ये सेंटर्ड आएगा तो इसका मतलब है दैट इज सेंटरली स्क्यूड, यानी ये जो सेंटर हायर पॉइंट सेंटर में आ रहा है दैट मीन्स इट सेंटरली स्क्यूड। लेकिन जैसे ही हम इसकी हाइट की बात करते हैं, हाइट इज ऑलवेज बी मेजर्ड बाय कोर्टोसिस। किससे मेजर किया जाता है, उसे हम कोर्टोसिस से मेजर किया जाता है। जो कोर्टोसिस हमें ये बताता है कि इसकी हाइट किस लेवल तक जाएगी और कहां तक इसकी हाइट ने जाने, एट व्हाट लेवल दैट हाइट गोज, और उस लेवल पे कहां तक वो हाइट जा सकती है और कैसे उसकी हाइट को आगे लेकर हमने चलना है। दैट मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द कोर्टोसिस। तो इसका मतलब है द लोअर द कोर्टोसिस हायर विल बी द लोअर द कोर्टोसिस, जो इसकी हाइट की बेस पे होता है, हायर विल बी योर एस डी, क्या आएगा, हायर विल बी योर एस डी। और इसी तरह हायर कोर्टोसिस, यानी कोर्टोसिस हमारे पास क्या आ रहा है, हायर आ रहा है कोर्टोसिस, हायर विल बी एस डी, यहां पे हायर एस डी होगी एंड देयर इज अ लोअर एस डी, यानी जितनी हाइट ज्यादा है उतनी कम वेरिएशंस हैं और जितनी हाइट कम है उतनी वेरिएशंस ज्यादा हैं, यानी दीज आर बीइंग इनवर्सली रिलेटेड। क्या है ये, इनवर्सली रिलेटेड है और इनवर्स रिलेशनशिप इसमें नजर आता है कि हाँ जी इतना इनवर्स रिलेशनशिप हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और उस रिलेशनशिप को हम सामने रखते हुए ही आगे काम कर रहे हैं कि दैट मच हाउ वी आर गोइंग टू डू, कि हमारे पास इतनी वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं और इतनी वेरिएशंस हमारे पास सामने नजर आ रही हैं। तो दैट मींस दैट मच वेरिएशंस दैट कैन एग्जिस्ट, और इतनी वेरिएशंस को हम सामने रख के आगे लेकर चलते हैं। नाउ देयर एग्जिस्ट अ ग्रॉस प्रीमियम, यानी ग्रॉस प्रीमियम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स के अंदर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और उसमें हमारे पास ग्रॉस प्रीमियम्स कैसे और किस तरह से आ रहे हैं, यानी हाउ दीज ग्रॉस प्रीमियम्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड, और इन ग्रॉस प्रीमियम्स को हम किस तरह से सामने लेकर आगे चलते हैं। ग्रॉस प्रीमियम, प्योर प्रीमियम यानी प्योर रिस्क प्रीमियम प्लस रिस्क चार्ज प्लस अदर लोडिंग्स इज नोन टू बी एज अ ग्रॉस प्रीमियम, यानी प्योर प्रीमियम भी आ जाएगा इसके अंदर, रिस्क चार्ज भी आ जाएगा और अदर लोडिंग्स भी, यानी इन अदर वर्ड्स प्योर प्रीमियम, रिस्क चार्ज एंड अदर लोडिंग्स, यानी रिस्क चार्ज भी आ जाएगा, अदर लोडिंग्स भी आ जाएगा और प्योर प्रीमियम भी आ जाएगा, यानी प्योर प्रीमियम भी एग्जिस्ट कर रहा है, रिस्क चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है, अदर लोडिंग्स भी। तीनों को जब ऐड करूंगा तो मैं कहूंगा दैट इज ग्रॉस प्रीमियम। क्या आएगा, ये हमारे पास ग्रॉस प्रीमियम है, यानी ग्रॉस प्रीमियम भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास प्योर प्रीमियम प्लस रिस्क चार्ज प्लस अदर लोडिंग्स, तो दीज इंक्लूड्स टू फॉर्म अ ग्रॉस प्रीमियम। और प्योर प्रीमियम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड लॉस, किसके इक्वल होता है ये, एक्सपेक्टेड लॉस। अब यहां पे क्या आ रहा है, दैट इज प्योर प्रीमियम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड लॉस। अब जारी बात है, ऊपर आपको प्योर प्रीमियम चाहिए तो जो एक्सपेक्टेड लॉस ईएल को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज नोन टू बी एज आर प्योर प्रीमियम। क्या है वो हमारे लिए, दैट इज नोन टू बी एज आर प्योर प्रीमियम, कि एक्सपेक्टेड लॉस इज इक्वल्स टू आर प्योर प्रीमियम। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड सिवियरिटी,
यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, दैट इज इनटू एक्सपेक्टेड सिवियरिटी, ये इसके इक्वल आ रहे होते हैं कि दैट इज नोन टू बी एज आर एक्सपेक्टेड frequencies and expected amount to pay for expected loss, यानी expected amount कितनी पे करनी चाहिए for expected loss, यानी expected loss कैसे निकल रहा होता है, ये सिंपल सा केस है कि that means severity multiply by फ्रीक्वेंसीज, क्या करते हैं हम, सिवियरिटी मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, यानी कि सिवियरिटी करेंगे और साथ ही हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अब उसे हम मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे कि कितनी कितनी मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यूज हमारे सामने नजर आ रही हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इनटू एक्सपेक्टेड सिवियरिटी, कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इतनी थी और एक्सपेक्टेड सिवियरिटी इतनी आ रही है, ठीक है। रिस्क चार्ज, अमाउंट टू कवर द रिस्क, क्या करें, अमाउंट टू cover the risk that actual loss may be higher than expected loss, यानी रिस्क चार्ज क्या होगा, रिस्क लोडिंग क्या होगी, वो क्या होगा, अमाउंट टू कवर द रिस्क, क्या रिस्क को कवर करने के लिए हमें कितनी अमाउंट दरकार है, यानी कितनी अमाउंट हमें दरकार है, जिससे हम कहेंगे कि दैट इज टू कवर द रिस्क दैट एक्चुअल लॉस में बी हायर देन एक्सपेक्टेड लॉस, कि एक्चुअल लॉस किससे हायर होगा, दैट इज हायर देन एक्सपेक्टेड लॉस, कि हमारा एक्चुअल लॉस जो है वो दैट इज हायर देन एक्सपेक्टेड लॉस। एंड अदर लोडिंग्स क्या होगी, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, यानी हम देखेंगे कि इसमें एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं और प्रॉफिट कितने आ रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ग्रॉस प्रीमियम इन चीजों को मिलकर बना था, प्योर प्रीमियम, एक्सपेक्टेड लॉस प्लस रिस्क चार्ज की कितनी अमाउंट हमारे पास कवर पड़ी है, जिससे हम लोगों ने ओवरऑल वैल्यूज निकालनी है। और एक्सपेक्टेड लॉस मैंने कैसे निकालना है, अंडरस्टूड सी बात है, एक्सपेक्टेड लॉस मैंने निकालना है फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है सिवियरिटी से, यानी फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी आर बीइंग मल्टीप्लाइड, यानी एक दूसरे के साथ उसे हम हल्का सा मल्टीप्लाई करेंगे और सिवियरिटीज को सामने रख के आगे चलेंगे कि दैट मच वी हैव मल्टीप्लाइड एंड दैट इज द सिवियरिटी वी हैव एक्चुअली मल्टीप्लाइड एंड फॉर्म द वैल्यू, कि इतनी हमारे पास वैल्यू और इतनी हमारे पास सिवियरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। एस्टिमेटेड अमाउंट टू पे फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, की एस्टिमेटेड अमाउंट कितनी है, दैट विल बी यूज्ड टू पे एक्सपेक्टेड लॉसेस, कि एक्सपेक्टेड लॉसेस हमने इतने पे करने हैं और दैट इज एक्सपेक्टेड अमाउंट टू पे, एस्टिमेटेड अमाउंट टू पे एक्सपेक्टेड लॉसेस, और कितनी अमाउंट पड़ी उस लॉस को कवर करने की, दैट वुड आल्सो बी देयर, कि इतनी अमाउंट हमारे पास पड़ी है टू कवर अप दैट लॉस, ठीक है। एंड अदर लोडिंग्स क्या है, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, यानी एक्सपेंसेस कितने चाहिए और प्रॉफिट कितने चाहिए, दैट आर बीइंग अदर लोडिंग्स, इतनी लोडिंग्स हमें दरकार हैं कि हमने इतने एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स को जनरेट करना है, एंड दैट इज फॉर द अदर लोडिंग्स। नाउ फर्स्ट चीज, रिस्क चार्ज एंड रिस्क लोडिंग। What determines the size, magnitude of risk charge? कि क्या क्या डिटरमिन करता है साइज मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क चार्ज, कि क्या क्या चीजें हैं जिसने रिस्क चार्ज या रिस्क लोडिंग को डिपिक्ट करना है या डिटरमिन करना है, कैसे वो डिटरमिन होगा, किस तरह से वो डिटरमिन होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी के रिस्क चार्ज को कैसे आता है। द अमाउंट ऑफ अवेलेबल पास्ट इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस कैसे मेजर किया जाएगा, सारी बात है प्रीवियस अमाउंट से बेस करके मेजर किया जाएगा ना, कि कितना अमाउंट में प्रीवियसली हमारे पास एक्सपेक्टेड लॉस पड़ा है और कितनी अमाउंट पे एक्सपेक्टेड लॉस हम लोगों ने सामने जनरेट किया है, कि दैट इज हाउ मच द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस इज, कि हमारे पास एक्सपेक्टेड लॉस की अमाउंट कितनी और कैसी है, और जितनी एक्सपेक्टेड लॉस की अमाउंट है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड लॉस, कि अमाउंट ऑफ अवेलेबल पास्ट इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड लॉस, कि कितनी हमारे पास पास्ट इंफॉर्मेशन पड़ी है जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड लॉस को, किसको एस्टिमेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस को। द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एस्टिमेटेड EL, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एस्टिमेटेड EL, यानी कितनी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इतनी एक्सपेक्टेड लॉस हमें होगा, यानी हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ जी इतने परसेंट मुझे लॉस होना है या इतने परसेंट मेरे पास लॉस लाजमी आना है। तो वो जो एस्टिमेशंस होंगी वो हमें यहाँ पे क्लियरली बताते हैं कि यहाँ पे कितनी कितनी एस्टिमेशंस मेरे पास एग्जिस्ट करेंगी और कितनी एस्टिमेशंस मेरे पास आनी चाहिए। द हायर द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एस्टिमेटेड लॉस, द हायर विल बी द रिस्क चार्ज, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज द हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एक्सपेक्टेड लॉस एंड हायर विल बी द रिस्क चार्ज, कि जितना एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा उतना ही रिस्क चार्ज ज्यादा होगा। क्या होगा हमारे पास, रिस्क चार्ज उसी के हिसाब से ज्यादा आएगा और उसी के हिसाब से हम ज्यादा चार्ज करके इसे आगे लेके चलेंगे। द नंबर ऑफ लॉस एक्सपोजर्स इंश्योर्ड बाय इंश्योरर, ये कितने लॉस एक्सपोजर्स हैं, जितनी तरह के लॉसेस को वो एक्सपोज है जो इंश्योरर इंश्योर कराना चाहता है। यहाँ जी इतने लॉसेस हैं जिनको मैं इंश्योर कराना चाहता हूँ और इतने लॉसेस हैं जिनको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, कि इतने लॉसेस हैं जो हमारे
पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और इतनी तरह के लॉसेस को हम लोगों ने कंप्लीट करना है कि हाँ जी इस तरह से लॉसेस हमारे पास एग्जिस्ट करने हैं। द नंबर ऑफ लॉस एक्सपोजर्स इंश्योर्ड बाय इंश्योरर, द साइज ऑफ लॉस एक्सपोजर, कितना साइज होना चाहिए लॉस एक्सपोजर का। द रिस्क चार्ज फॉर टेररिज्म कवरेज वुड बी डैश देन द पर्सनल ऑटोमेटेड इंश्योरेंस, यानी कि हमारे पास रिस्क चार्ज फॉर टेररिज्म कवरेज, किसको, टेररिज्म कवरेज जो है for would be higher than that for the personal automobile insurance, कि definitely terrorism का loss exposure बहुत ज्यादा है, तो that premium या that risk charge would be higher than your any personal thing, चाहे वो कार हो चाहे कुछ हो किसी से भी हो, वो याद रखिएगा उस लॉस से उसे हमेशा ज्यादा होना है। और जब वो लॉस से ज्यादा होगा तो दैट वुड बी सीन कि हाँ जी ये इस लॉस से ज्यादा होना चाहिए, कि हमारे पास इतना लॉस है और इस लॉस को इस लेवल तक कवर अप होना चाहिए और उस लेवल पे वो कवर अप होके हमारे पास आएगा। प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क एनालिसिस, यानी प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क एनालिसिस हमने कैसे और किस तरह से करनी है, हाउ दिस प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क एनालिसिस वुड बी मेड, कि हाउ दिस रिस्क एनालिसिस वुड बी मेड। सिंपल एग्जांपल क्या है, इवेंट्री है, यानी प्रोबेबिलिस्टिक आप रिस्क एनालिसिस करेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रिस्क होगा, रिस्क है और कितने लेवल का रिस्क है और कितना ज्यादा रिस्क है, यानी ईच एंड एवरीथिंग वुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क एनालिसिस। प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क एनालिसिस क्या कहता है और कैसे वो वैल्यू करता है। तो क्या आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स फायर क्या है, या तो यस है या नो है। अर्ली डिटेक्शन, या तो 90% चांस है कि यस होगी और 10% चांस है कि नहीं होगी, और अगर नहीं हुई तो उसमें क्या होगा, स्प्रिंकलर वर्कर्स, स्प्रिंकलर्स हमेशा वर्क करते रहेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंकलर की एग्जांपल ली हुई है कि अगर आग नहीं लगी तो इसका मतलब है स्प्रिंकलर वर्क करता रहेगा। 99% चांस है कि स्प्रिंकलर वर्क करता रहेगा, वरना 1% चांस है कि वर्क नहीं करेगा। और अगर वो नहीं वर्क करता तो फायर स्टॉप्स, जाहिर बात है फायर स्टॉप्स कर जाएगी, और नो और यस, यही दोनों केसेस में आ रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटीज भी हमारे पास नजर आ रही हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने कहां से, फायर से। कहां से स्टार्ट किया हमने, फायर से। अर्ली डिटेक्शन है, हमने कहा जी अर्ली डिटेक्शन है, हाँ जी अगर फायर है तो यस फायर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ठीक है जी फायर है। नहीं है फायर तो इसका मतलब है स्प्रिंकलर वर्क। स्प्रिंकल का चांस है कि 90% है कि हाँ 99.99% है कि वो यहाँ पे वर्क करेगा, 0.01 चांसेस है कि वो वर्क नहीं करेगा। अगर वो वर्क नहीं करता तो इसका मतलब है फायर स्टॉप्स, यानी कि अगर वो 5 स्टॉप्स कर जाएंगे तो वो कहेंगे हाँ जी यस, अदरवाइज नो। अगर 0.01 है तो 0.01 में से नो के चांसेस ये यस के ही हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास ये आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये आंसर आएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा ये आंसर आएगा, और इस अकेले को यहां पे ले आऊंगा। यानी हर तरह की प्रोबेबिलिटी पूरे के पूरे कनेक्शंस के साथ मल्टीप्लाई होगी, कि जैसे जैसे वो हर कनेक्शन उसके पास बनता जाएगा वो हमारे पास आता जाएगा। लॉस क्या, अगर फायर हुई और उसकी नहीं हुई तो उसके बाद हमारे पास लॉस ये, और अगर हुई भी और नहीं भी तो इस केस में हमारे पास 3 है, यानी कि हमने हर केस में से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और 10 केस में है और इसमें हमारे पास 0 है, यानी वहां पे हमारे पास कोई भी लॉसेज ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, और ऐसे कोई भी लॉसेज हमारे सामने नजर नहीं आ रहे कि जो लॉसेज हमारे सामने होंगे या होंगे। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सिविरिटी ऑफ फायर, तो एक्सपेक्टेड सिविरिटी ऑफ फायर क्या आ रही, 19,900। क्या किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इन सारों को हमने क्या कर दिया, दैट इज बीइंग एडेड। क्या कर दिया हमने, इसको ऐड कर दिया, और जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज 19,990। कितना आ रहा है हमारे पास आंसर, 19,990 के हमारे पास इतने लॉसेज हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं, या इतने लॉसेज हैं जो हमारे सामने नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, कि इतने लॉसेज हमारे पास होने चाहिए, और उसी के हिसाब से हम इसकी वैल्यूएशंस आगे करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क एनालिसिस फर्दर आगे देखते हैं। व्हाट इफ देयर इज नो स्प्रिंकलर सिस्टम, कि मेरे पास कोई भी स्प्रिंकलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो तब क्या होगा कि व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्प्रिंकलर सिस्टम, कोई स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट वी हैव टू जस्ट ऑन आवर ओन वेज। तो फायर क्या है, अर्ली डिटेक्शन है, यस हमने कर ली। अगर नई डिटेक्शन यहाँ पे आ गई, फायर स्टॉप्स नो यस, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू, यानी फायर स्टॉप भी आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने, ये दो और यहाँ अकेला। यहाँ पे क्या है, 10⁴ 4.0 एंड 0.90, यानी क्या है 10⁻⁻⁴ 0.0 एंड 0.90, यानी ये सारी चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज निकल आई हैं कि हमारे पास किस किस किस्म की प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, और उन प्रोबेबिलिटीज को हम कैसे और किस तरह से देख रहे हैं। अब क्या करें, व्हाट इज द सिविरिटी ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, क्या करें, 100 मिलियन को मल्टीप्लाई किया इससे,
यानी दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस 10 मिलियन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इन तीनों को जब ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 1.009 मिलियन। कितने आ रहे हैं मेरे पास? 1.009 मिलियन हमारे पास आ रही है कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड सिविरिटी ऑफ अ फायर है। क्या है ये? हमारे पास एक्सपेक्टेड सिविरिटी ऑफ अ फायर है कि हमारे पास सिविरिटी ऑफ फायर की वजह से एक्सपेक्टेड जो हमारे पास सिविरिटी है वो कितनी है? 1.009 मिलियन की हमारे पास सिविरिटीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसमें हमारे पास लॉसेज एक्सपेक्टेड नजर आ रहे हैं कि हाँ जी इतने लॉसेज हैं जो हमारे पास होंगे और इतने लॉसेज हमारे पास नजर आ रहे हैं कि ये लॉसेज हमारे पास रहेंगे और ये एग्जिस्ट करेंगे, कि ये हमारे पास आ रहे हैं। सो ये था हमारे पास कि एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क एनालिसिस कैसे और किस तरह से आ रहा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटर फंड्स। किसकी तरफ जा रहे हैं हम? एग्जीक्यूटर फंड्स की तरफ जा रहे हैं कि एग्जीक्यूटर फंड्स कैसे और किस तरह से मैनेज करते हैं। व्हेन अ पर्सन डाइज, there are some immediate expenses associated with the funeral and burial or other disposition of body. These services can be paid for an itemized basis or through package plan. यानी कि जब भी कोई पर्सन की डेथ होती है तो देयर आर सम इमीडिएट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? कुछ इमीडिएट एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं जैसे फ्यूनरल, बरियल एंड अदर डिस्पोजिशंस। These services can be paid for an itemized basis, यानी ये सारी सर्विसेज जो है वो आपके कई दफा पैकेज प्लान में आ रही होती है। क्या आ रही होती है? आपके पैकेज प्लान में आ रही होती है कि ये हमारे पास पैकेज प्लान है और हमने इसी के हिसाब से चलना है। एवरेज ओवर $5,000 इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ सिमेट्री प्लॉट एंड हेडस्टोन। यानी कि ये हमारे पास लॉसेस हैं जो हमारे पास आ रहे होते हैं। याद रखिएगा जब आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो रही है, दीज आर द पार्ट ऑफ इट, यानी ये इसमें ऑटोमेटिकली ये उसके पार्ट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और ये पार्ट में ही आ रहे होते हैं कि ये हमारे पास 5,000 है। कितने हैं ये हमारे पास? 5,000 है इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ सिमेट्री प्लॉट, यानी कॉस्ट ऑफ सिमेट्री प्लॉट के अलावा ये एडिशनल है। क्या है ये हमारे पास? दीज आर बीइंग एडिशनल है जो हमारे पास उसके इंश्योरेंस के अलावा अलग से पैकेज प्लान में इंक्लूड हो रहे हैं कि ये हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। सून आफ्टर द फ्यूनरल, सून आफ्टर क्या चीज आ रही है? फ्यूनरल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर पेइंग द डिजीज्ड आउटस्टैंडिंग डेट। कि क्या करना पड़ेगा? सून आफ्टर फ्यूनरल अरेंजमेंट जो पे किया जाता है कि पेइंग द डिजीज्ड आउटस्टैंडिंग डेट्स, के उसके जितने भी कर्जा जात हैं, क्या है वो? जितने भी उसके कर्जा जाते हैं वो सबसे पहले पे किए जाएं। क्या किए जाएं? वो सबसे पहले पे किए जाएं और जितने भी कर्जा जाते हैं हम उसके अंदर ही उसे इसके अंदर गाइड करें और उसके हिसाब से उन कर्जा जात को आगे चेकआउट करेंगे क्या क्या उसके आउटस्टैंडिंग डेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड फॉर ट्रांसफरिंग एनी रिमेनिंग एसेट्स, क्या करें हम? एंड फॉर ट्रांसफरिंग एनी रिमेनिंग डेट्स एंड पर्सनल इफेक्ट्स टू सर्वाइवर्स, कि कोई भी रिमेनिंग आपके पास एसेट्स बचे हैं या कोई रिमेनिंग बच गया है वो सबसे पहले आप क्या करें? पर्सनल इफेक्ट्स में सर्वाइवर को पे आउट करते हैं कि सर्वाइवर को ये सब चीजें मिल जाएं कि हमारे पास ये चीजें हैं जो सर्वाइवर के हक में हैं और उन चीजों को सामने रखना है। तो एग्जीक्यूटर फंड क्या होता है? जो आपके पास डेथ्स पे होता है उसके बाद सबसे पहले आप डेट्स पे करते हैं और जो बच जाता है, जो एसेट्स बच जाते हैं, दैट आर पेड टू देयर पर्सनल इफेक्टीज, जो उनके पर्सनल इफेक्टीज हैं उसको वो पे आउट कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स फ्यूनरल्स जो होते हैं या अरेंजमेंट्स जो हैं वो उसके बाद डिजीज आउटस्टैंडिंग डेट्स में आ जाते हैं और उसी के हिसाब से उनको पे आउट किया जाता है कि हमारे पास कितना और कैसे ये वैल्यू हो रहा है, यानी दैट हाउ दे आर बीइंग वैल्यूड, और उसी वैल्यूएशंस को हम सामने रख के आगे चलते हैं। तो दैट मींस दीज आर द डिजीज पर्सन जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि जिसके थ्रू हम लोगों ने इसकी वैल्यूएशंस को आगे लेकर चलना होता है कि दैट इज द वैल्यू दैट वी हैव बीन रिक्वायर्ड कि इतनी वैल्यूएशंस हों। Now there is a table. अब यहाँ पे क्या? सर्विसेज दैट कैन बी प्रोवाइडेड फॉर अरेंज्ड बाय द फ्यूनरल डायरेक्टर। ये कौन कौन सी हमारे पास सर्विसेज हैं जो रिक्वायर की जाती हैं कि फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द फ्यूनरल बाय द फ्यूनरल डायरेक्टर, की ये हमें सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं और इन सर्विसेज को लेकर ही हमने आगे चलना है। पहला क्या है जी? बॉडी प्रिपरेशन। नॉर्मली दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डेथ्स दैट बॉडी प्रिपरेशंस आती हैं। एम्ब्लेमिंग यानी कि उसकी कवरेज आ गई है। टेम्परेरी रेफ्रिजरेटर स्टोरेज एंड क्लोथ्स, यानी ये तीनों चीजें जो है हमें सबसे पहले चाहिए होती हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी, कि जैसे आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है आपको ये सब चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड होती हैं बाय एम्बलिंग टेम्परेरी रेफ्रिजरेटर एंड स्टोरेज, यानी हर चीज की जो कॉस्ट होती है उसमें बताई गई होती है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत डिटेल्ड होती है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर यू वांट दैट इज बीइंग देयर, वो जो भी आप चाह रहे होते हैं वो इसमें ही चाहिए होता है और वही बॉडी प्रिपरेशन में आ रहा होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ बॉडी। क्या आती है वहां पे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ बॉडी भी आ रही होती है। कितनी ट्रांसपोर्टेशन होनी है बॉडी की और किस किस तरह से उसको ट्रांसपोर्टेट करना। हीज रेंटल, यानी हीज रेंटल जितना भी आपने कोई भी आप स्पेशल कार ले रहे हैं उसका रेंटल लेंगे।
Limousine रेंटल, यानी आप देखें जब भी हम बात करते हैं, खैर यहाँ तो वी आर मुस्लिम्स, वी आर ऑफ द वेरी डिफरेंट मैनर, बट वी व्हेन वी टॉक अबाउट अ चर्च और समथिंग, दे हैव देयर फ्यूनरल इज ऑफ वेरी डिफरेंट मैनर। उनका फ्यूनरल जो होता है वो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट मैनर पे चलता है और बहुत डिफरेंट तरीके से चलता है, और दे हैव रिक्वायर्ड सर्टेन मोर थिंग्स, जिसे कहते हैं दैट limousine hears and motorcycle escort, that are all being the part of it. And then the next one is the long distance arrangements, कि क्या चीजें हमारे पास आती हैं, these are being on the long distance arrangement, कि हमारे पास long distance की arrangements ऐसी आ रही हैं और किस तरह से आ रही हैं, तो that means long distance arrangements are also देयर, कि हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस की कुछ अरेंजमेंट्स हैं वो भी हमारे सामने यहाँ पे नजर आ रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फ्यूनरल और मेमोरियल सर्विसेज। अब कुछ चीजें आती हैं फ्यूनरल एंड मेमोरियल सर्विसेज में भी, और उसमें क्या आती है, विजिटेशंस, रूम रेंटल। अब कोई विजिटर्स आए हैं उनका रूम रेंटल्स भी आएंगे, और उनके रूम रेंटल्स को आपने मैनेज भी करना है, कि जैसे जैसे आप उनके रूम रेंटल्स को मैनेज करेंगे, दैट आर ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, कि हमने उस विजिटिंग रूम रेंटल्स को कैसे और किस तरह से मैनेज करना है, यानी हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज, कि हमने उस रूम रेंटल्स को किस तरह से लेकर आगे चलना है। चेपल रेंटल्स, यानी ये भी हमारे पास आ रही है कि क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं। उसमें क्लर्जीज भी आती हैं, जो आपके पास बकायदा फ्लावर्स एंड ऑल दैट, दीज आर बीइंग ऑन द क्लर्जीज, यानी कि क्लर्जीज भी इसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। म्यूजिक डेफिनेटली दे रिक्वायर, दे आर ऑब्वियसली दे आर बीइंग ऑन द चर्च, तो दे रिक्वायर अ म्यूजिक, म्यूजिक के बगैर वो आगे नहीं चलते। एंड देन देयर इज अ फ्लावर्स, क्या चीज आ रही है हमारे पास, फ्लावर्स आर ऑल्सो देयर, फ्लावर्स आ रहे हैं। फ्लावर्स भी इजीली वहां पे देखने होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों में आप एक तरह से इंश्योरेंस या फ्यूनरल डायरेक्टर इसको हैंडल कर रहा होता है, बिकॉज यहाँ पे तो हम लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ डेथ को देख रहे होते हैं, लेकिन वहां पे ये वन टू ऑल हर चीज को देख रहे होते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम एवरीथिंग दे आर बीइंग चार्ज्ड, एवरीथिंग दैट आर बीइंग इंक्लूडेड इन योर इंश्योरेंस, के इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें फर्दर रिक्वायर्ड हैं, और उन्हीं के हिसाब से देन फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ बॉडी, कि आखिर में फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ बॉडी कैसे और किस तरह से होगी। फॉर एग्जाम्पल कैस्केट रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन टू बी द ताबूत, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास होगा किस तरह से, मतलब you know कि how these are being made and how they are being done. And then there is a symmetry referrals, कि symmetry referrals भी होती हैं, क्या होती हैं वहां पे, symmetry referrals, कि आपने जो जहां पे उसे दफनाना है उसकी क्या referrals जो है वो symmetry होंगी या क्या करना है, what are the means they are being made कंप्लीटली, जिसे कहते हैं हम लोग पक्की कब्र, तो उसी तरह हम लोग कहते हैं दैट इज सिमेट्री रेफरल्स। और उसके बाद है क्रीमेशंस, कि आपने उसके ऊपर कोई कैलीग्राफीज भी करानी है कि कुछ नहीं करानी है, कैलीग्राफी होनी है तो किस तरह की होनी है कैलीग्राफी। सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी आइटम, कि हमारे पास कौन कौन सी कैलीग्राफीज या क्या चीजें हमारे सामने एग्जिस्ट करेंगी, जिसके थ्रू हम लोगों ने उसकी रेफरल्स को देखना है। एंड अर्न्स फॉर स्टोरेज ऑफ एशेस, यानी फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक इन इंडिया, देयर इज अर्न्स ऑफ ashes, यानी कि वहां पे they would normally burns it and they require their ashes to be disposed of properly. तो that means कि वहां पे स्टोरेज के लिए भी sometimes आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया जाता है बाय अ फ्यूनरल डायरेक्टर। यानी ये सब कौन कर रहा होता है, दीज आर बीइंग डन बाय द फ्यूनरल डायरेक्टर, ये फ्यूनरल डायरेक्टर ही इन सब चीजों को देख रहा होता है। नाउ एग्जीक्यूटर फंड्स में और भी क्या, समटाइम्स यूज टू रेफर टू दीज एक्सपेंसेस, यानी ये कौन कौन से होते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर नोन टू बी एज अ एग्जीक्यूटर फंड, बिकॉज द एग्जीक्यूटर ऑफ द स्टेट नीड्स फंड्स। एग्जीक्यूटर ऑफ द स्टेट क्या रिक्वायर करता है, दे रिक्वायर्स अ फंड, यानी कि दे रिक्वायर, एग्जीक्यूटर ऑफ द स्टेट नीड्स फंड्स, कि उसके पास फंड्स आ रहे होते हैं, दे रिक्वायर फंड्स टू पे द एक्सपेंसेस। क्या करना होता है हमने, टू पे द एक्सपेंसेस, यानी द स्टेट नीड्स अ फंड्स, फंड्स ही रिक्वायर्ड होते हैं टू पे फॉर एक्सपेंसेस। किस चीज को पे कर रहे होते हैं, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ, यानी कि इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ, बिकॉज एग्जीक्यूटर ऑफ द स्टेट जो भी इस चीज को इंश्योरेंस पे आ रहा है उसने ये सारे के सारे फंड्स पे करने फॉर द एक्सपेंसेस, यानी किसके लिए पे करने हैं, फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द रिजल्ट ऑफ डेथ, यानी किसके रिजल्ट में आ रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ। ये सारे के सारे फंड्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं और उन फंड्स को हम सामने रख के ही आगे चल रहे हैं। एग्जीक्यूटर फंड एक्सपेंसेस अराइजेस नो मैटर व्हेन डेथ अकर, यानी एग्जीक्यूटर फंड हमेशा उस टाइम ही कवर अप होगा जिस टाइम पे ये एक्सपेंसेस स्टार्ट हुए, और जैसे ही एक्सपेंसेस स्टार्ट हुए तो याद रखिएगा वहीं पे जिस टाइम डेथ अकर हुई है उसी टाइम पे एग्जीक्यूटर फंड्स रिक्वायर होते हैं, यानी वी रिक्वायर द एग्जीक्यूटर फंड्स, और उसी के हिसाब से हम उसकी वैल्यूज को देख रहे होते हैं। जिस टाइम भी डेथ अकर होगी उसी टाइम पे एग्जीक्यूटर फंड्स आपके रिक्वायर होंगे और उसी टाइम पे डेथ अकर
होगी। सम एक्सपेंसेस सच एज स्टेट टैक्सेस, सम एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज स्टेट टैक्सेस मे ग्रो मोर बर्डनसम, यानी कि सम एक्सपेंसेस क्या होंगे, सच एज स्टेट टैक्सेस मे ग्रो सम मोर बर्डनसम एज अ पर्सन एजेस एंड एक्यूमुलेट लार्ज नंबर ऑफ वेल्थ, यानी कि सम एक्सपेंसेस सच एज स्टेट टैक्सेस मे ग्रो मोर बर्डन, यानी कि बहुत ज्यादा बर्डन लगाती है, एज सम बर्डनसम एज अ पर्सन एजेस ग्रो, जैसी पर्सन की एज ग्रो करती है, एंड अक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, यानी कि किसको अक्यूमुलेट कर देती है, दैट इज ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ भी इसमें क्या होती है, अक्यूमुलेट हो रही होती है, और अक्यूमुलेट होकर हमारे सामने नजर आ रही होती है कि दैट अक्यूमुलेशन इज बीइंग रिक्वायर्ड, कि ये हमारे पास इतनी अक्यूमुलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट मींस सम एक्सपेंसेस सच एज स्टेट टैक्सेस मे ग्रो मोर बर्डनसम एज अ पर्सन एजेस एंड अक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ भी नजर आ रही होती है। इनकम नीड्स फॉर ऑफ सर्वाइवर, क्या होती है यहाँ पे, इनकम नीड्स ऑफ सर्वाइवर, के जो सर्वाइवर्स हैं उनकी जाहिर बात है उन्होंने घर चलाना है, सब कुछ है, तो दे रिक्वायर इनकम नीड्स ऑफ सर्वाइवर, के सर्वाइवर की इनकम नीड्स भी हमें रिक्वायर्ड है कि हमारे पास इनकम कैसे कैसे आनी है और किस तरह से हमने उन्हें वैल्यू करना है। तो जैसे भी इनकम को हम वैल्यू करेंगे उसी के हिसाब से ये वैल्यूएशंस आगे चलेंगे। इफ समवन इज प्रोवाइडिंग फुल और पार्शियल मॉनेटरी सपोर्ट, कोई ऐसा है जो इनको सपोर्ट दे रहा है आइदर फुल आइदर पार्शियल, तो दैट मींस इफ समवन इज प्रोवाइडिंग फुल और पार्शियल मॉनेटरी सपोर्ट फॉर अदर फैमिली मेंबर्स, के अदर फैमिली मेंबर्स को फुल और पार्शियल सपोर्ट दे रहा है, दैट पर्सन्स डेथ विल अफेक्ट द फैमिलीज फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली, यानी पर्सन्स की डेथ जो है वो फैमिली को ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली भी अफेक्ट करती है। क्या करती है वो, फाइनेंशियली एंड इमोशनली दोनों तरह से उसे अफेक्ट करती है। एज अ पर्सन पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे ही आपका पर्सन जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है, तो दैट मीन्स के द डिग्री टू विच अदर्स आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम और हर चेंजेस, यानी कि जैसे वो डिफरेंट एजेस ऑफ लाइफ से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है डिग्री टू विच फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम, यानी जितना वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम होता है और हर चेंजेस, कि वो साथ साथ जितना ज्यादा उसकी एज गुजरती है उतना ज्यादा ही वो अपने फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है और उसी तरह के चेंजेस को वो सामने रख के देख रहा होता है दैट हाउ दीज चेंजेस आर बीइंग मेड, और उस तरह के चेंजेस को हम कैसे और किस तरह से एवेल्युएट कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस टाइप ऑफ चेंजेस, और उसी तरह से उसकी डिपेंडेंसी जिस तरह से पर्सन्स पे आ चुकी होती है उसको हम लोग किस तरह से कवर अप करते हैं बाय कवरिंग द इंफॉर्मेशन इनकम नीड्स ऑफ द सर्वाइवर, कि इनकम नीड्स ऑफ द सर्वाइवर को कवर अप करके हम इसे किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं या किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं जिस तरह ये कंप्लीट होती हैं, यानी दैट हाउ दीज आर बीइंग इनकम नीड्स ऑफ द सर्वाइवर, के इनकम नीड्स किस तरह से कवर अप होती हैं बाय ऑफ अ सर्वाइवर, के सर्वाइवर की ये इनकम नीड्स कैसे और किस तरह से कवर अप होकर हमारे सामने नजर आ रही होती है। तो दैट इज दैट द डिग्री टू विच अदर आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम और हर चेंजेस, कि जितना भी उसकी चेंजेस आ रही हैं और कितना उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, और जितनी डिपेंडेंसी ज्यादा होगी डेफिनेटली उतना ज्यादा ही इसमें चेंजेस ज्यादा नजर आएंगी। तो दैट मींस देयर इज सम इनकम नीड्स ऑफ अ सर्वाइवर, और समटाइम इट इज बीइंग मेड बाय सम अदर पर्सन ऑफ अ फैमिली, और समटाइम्स इट इज बेस्ड ऑन योर लाइफ इंश्योरेंस, यानी ये सब चीजें लाइफ इंश्योरेंस पर भी डिपेंडेंट होती हैं, दैट हाउ दे आर बीइंग मेड, और किस तरह से उन्हें हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस को सामने रखना होता है, दैट हाउ वी आर मेकिंग दैट लाइफ इंश्योरेंस बीइंग मेड, किस तरह से वो सामने रखा जा सकता है, दैट हाउ दे आर बीइंग मेड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस। Now, business related exposure, there are also being the existence of a business related exposures, कि business related exposures किस तरह से होते हैं और कैसे होते हैं। If an employee perform a service that would be especially hard to replace, यानी कोई employee ऐसी services provide कर रहा है जो सिर्फ वो कर सकता है और कोई perform नहीं कर सकता, that may be considered as a key employee, उसे क्या कहा जा सकता है, that is known to be as our key employee, यानी कि कोई employee ऐसा है जो एक certain हार्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसको कोई भी और नहीं कर सकता और उसे रिप्लेस नहीं कर किया जा सकता, उस तरह के एम्प्लॉय को नॉर्मली क्या कहा जाता है, दैट आर नोन टू बी एज आर की एम्प्लॉय। क्या कहते हैं उसे हम, कि ये हमारे पास की एम्प्लॉय, और की एम्प्लॉय के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि दैट इज नोन टू बी एज आर की एम्प्लॉय। इफ एन एम्प्लॉय परफॉर्म सर्विसेज दैट वुड बी स्पेशली हार्ड टू रिप्लेस, दैट पर्सन मे बी कंसिडर्ड एज अ की एम्प्लॉय। हिज और हर डेथ में कॉज प्लान्स और प्रोजेक्ट्स टू बी अबंडेंट। समटाइम्स आपके पास ऐसे होते हैं कि उसकी डेथ जो है वो उन प्रोजेक्ट्स को अबंडेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वुड आस्क देयर इज अ सर्टेन फिल्म
and that is being directed by a certain director and director got a certain death, so that means कि वो काम तो उसके बगैर नहीं हो सकता, because they knew it, so that means कि there may be a cost that would be abundant because of the death of a certain person. सर्टेन पर्सन की डेथ की वजह से वो वहां पे एक काम अबंडन हो गया और वो एक काम रुक गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन, कि वो स्पेसिफिक पर्सन की वजह से वो काम बिल्कुल ही हाल्ट हो गया और अबंडन हो गया. और द बिजनेस में सीक अ रिप्लेसमेंट पर्सन फॉलोइंग द डेथ ऑफ की एम्प्लॉय. और सबसे पहला बिजनेस काम क्या करता है कि उसी का अल्टरनेटिव पर्सन मार्केट से ढूंढना शुरू करता है कि किस तरह का रिप्लेसमेंट या किस तरह की मार्केट पर्सन उसे मिल सकता है और जो उसकी की एम्प्लॉय की कमी को दूर कर सकता है. दैट हाउ दे आर बीइंग मेड, और उस तरह उसकी कमी को कौन और किस तरह से पूरा कर सकता है और उसे कैसे पूरा करना चाहिए कि किस तरह से वो पूरा हो, एंड हाउ दे आर बीइंग मेड एंड हाउ दे आर बीइंग हार्ड टू रिप्लेस, कि उन्हें इतने आराम से आप रिप्लेस नहीं कर सकते एंड यू कांट मेक इट ऑन देयर ओन, कि किस तरह से उसे आपने रिप्लेस करना है. कॉस्ट इन्वॉल्व्स, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं. लॉस ऑफ एफिशिएंसी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एफिशिएंसी का लॉस होता है फॉर अ पीरियड, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े छोटे से टाइम पीरियड के लिए उसकी लॉस होती है. इंक्रीज सैलरी टू अट्रैक्ट सम न्यू, यानी कि आप फौरन क्या करते हो, अच्छा वन की एम्प्लॉय इज गॉन, आप सैलरीज इंक्रीज करते हैं. क्या करते हैं आप, सैलरीज इंक्रीज करते हैं और समथिंग न्यू, और कोई नया बंदा उसी तरह का ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस तरह की रिक्वायरमेंट पहले की एम्प्लॉय ने रखी होती है. दैट मीन्स इंक्रीज सैलरी टू अट्रैक्ट समथिंग न्यू, समवन न्यू, कि किसी नए को आप अट्रैक्ट करने के लिए सैलरीज को बढ़ाते हैं, सैलरीज को इंक्रीज करते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस फॉर रिप्लेसमेंट, यानी कि और आप साथ ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं ताकि ये उसी तरह की एम्प्लॉय बन सके जैसे पुराना वाला था. एंड दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस. क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं और कौन कौन सी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं जो वहां पे होती हैं और किस तरह से उनकी रिप्लेसमेंट्स हम कर सकते हैं और कैसे रिप्लेसमेंट्स की जाती हैं. दैट मीन्स देयर इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस फॉर द रिप्लेसमेंट, के रिप्लेसमेंट्स के लिए हमें भी रिक्वायर आ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, जो हमें ये बताता है कि किस किस तरह से आते हैं. तो दैट मींस कॉस्ट क्या क्या इन्वॉल्व है. लॉस ऑफ एफिशिएंसी, क्या चीज हमारे पास है, लॉस ऑफ एफिशिएंसी, जारी बात है की एम्प्लॉय था वो एफिशिएंसी अब नहीं रहेगी. इंक्रीज सैलरी आप करनी पड़ती है ताकि हमें उसी जैसा न्यू एम्प्लॉय मिल सके. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आ सकती है, रिप्लेसमेंट भी आ सकती है, यानी रिप्लेसमेंट को आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दें. एंड साथ ही इंक्रीज सैलरी टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, के इंक्रीज सैलरीज भी कर रहे होते हैं जिससे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं न्यू कस्टमर्स को. तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये भी चीजें इंक्लूड होती हैं कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सैलरीज, कि हमने इसकी सैलरीज को कैसे और किस तरह से अट्रैक्ट करना है. दैट मीन्स इंक्रीज सैलरीज टू अट्रैक्ट समवन न्यू, कि कुछ न्यू को आपने अट्रैक्ट करना होगा फॉर बाय इंक्रीजिंग देयर सैलरीज, के सैलरीज को हम इंक्रीज करेंगे और सैलरीज को इंक्रीज करते ही हम लोग जाएंगे. एंड दैट इज नोन टू बी एज अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपोजर्स. क्या कहते हैं इसे हम, दीज आर नोन टू बी एज आर बिजनेस रिलेटेड एक्सपोजर्स, के बिजनेस रिलेटेड एक्सपोजर्स इस तरह के ही होते हैं जिसके अंदर हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर देते हैं कि इफ देयर इज अ डेथ ऑफ अ की एम्प्लॉय, की एम्प्लॉय की हमारे पास क्या हो जाती है, दैट इज बीइंग डेथ. Now, a person who has a ownership rights in a firm may die. अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ownership rights थे in a firm and he or she may die, यानी कि वो डेथ हो जाती है, वो मर जाता है. तो तब हमारे पास किस तरह के एक्सपोजर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, किस तरह के एक्सपोजर्स हैं जो हमारे पास आएंगे. अ पर्सन हुज ओनरशिप रिक्वायर राइट्स इन अ फर्म में डाई, यानी कि जिसके पास ओनरशिप राइट्स हैं और वो ऑफ द फर्म है और वो मर जाता है, या दैट में डाइड, जब वो मर जाता है. व्हेन अ सोल प्रोप्राइटर पार्टनर और अ मेजर शेयर होल्डर्स डाइज, कई दफा सोल प्रोप्राइटर मर जाता है या पार्टनर मर जाता है या शेयर होल्डर्स मर जाते हैं. व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड फॉर इट, दैट पर्सन ओनरशिप में पास टू अ पर्सन अनफ्रेंडली टू द फर्म, यानी कि ये उसकी ओनरशिप उसको ट्रांसफर होती है हु इज नॉट वेरी फ्रेंडली टू द फर्म, यानी कि जो फर्म के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता. तो सबसे पहले ये ओनरशिप उसको ट्रांसफर होती है जो हु इज नॉट वेरी फ्रेंडली टू द फर्म, के जो फर्म के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता और जो फर्म के साथ ज्यादा फ्रेंडली और यू कैन से कि बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली भी ना हो. इफ
इट में इवन रिजल्ट इन लिक्विडेशन ऑफ फर्म। समटाइम्स जब पार्टनर होते हैं तो डेफिनेटली अगर एक पार्टनर बन गया तो समटाइम्स इट लीड्स टू द लिक्विडेशन। सोल प्रोप्राइटर केस में तो डेफिनेटली लिक्विडेशन आते हैं, लेकिन इट में लिक्विडेट द फर्म्स के फर्म्स की लिक्विडेशन की तरफ भी हम जा सकते हैं इन ऑर्डर टू पे द पर्सन एग्जीक्यूटर फंड एक्सपेंस किस लिए, ताकि हमें एग्जीक्यूटर को फंड दे सकें, यानी उसके आप ओवरऑल फ्यूनरल्स को हैंडल कर सकें, ताकि आपके पास एग्जीक्यूटर के फंड्स रिक्वायर्ड हों जिसके थ्रू आप इसकी ओवरऑल फ्यूनरल्स को मैनेज कर सकें। समटाइम्स इट लीड्स टू द लिक्विडेशंस, किसको लीड कर जाती हैं, दैट इज बीइंग टुवर्ड्स द लिक्विडेशंस के लिक्विडेशन से हमें पता लग जाता है कि ये किधर पे और कैसे लाए कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स में ऑब्टेन कंट्रोलिंग ओनरशिप बाय परचेजिंग शेयर, तो कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, में ऑब्टेन कंट्रोलिंग ओनरशिप की जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो एकदम से कंट्रोलिंग ओनरशिप लेने की कोशिश करते हैं, कितनी ओनरशिप आ रही है, बाय परचेजिंग शेयर्स, क्या आप शेयर परचेज करते हैं, बाय परचेजिंग शेयर्स फ्रॉम फैमिलीज और फैमिलीज ऑफ डिजीज स्टॉक होल्डर, यानी कि आप शेयर्स परचेज कर लेते हैं फ्रॉम द ओनर्स ऑफ फैमिली ऑफ अ डिजीज स्टॉक होल्डर्स की, जो भी स्टॉक होल्डर्स है कॉम्पिटिटर्स फौरन उनसे शेयर्स परचेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो होल्डिंग सिचुएशन या अथॉरिटेटिव सिचुएशन में या डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में आ जाए और पूरी की पूरी फर्म को कैप्चर कर लें। सो दैट मीन्स के दैट रिक्वायर अ कैप्चरिंग, और कैप्चरिंग रिक्वायर्स अ certain values over there. So when we talk about capturing, the competitor may obtain a controlling ownership. Competitor क्या कर सकता है, that may obtain a controlling ownership by purchasing a shares from the diseased family, कि उस diseased family से आप shares को purchase कर लें। Those who inherit the diseased rights may enter the business, लेकिन किसी के पास अगर जिसे कहते हैं कि खानदानी प्रॉपर्टी है तो दैट ऑटोमेटिकली डिजीज राइट्स के पास ये राइट चले जाते हैं कि वो इनके होल्डिंग करेगा, जैसे विल होती है या एंड ऑल दैट, दीज आर बीइंग द बिजनेस रिलेटेड एक्सपोजर्स के जिसमें ऑटोमेटिकली दैट इज ट्रांसफर टू अ फैमिलीज, किसको ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू अ फैमिली, के फैमिली को वो ट्रांसफर हो जाता है, और फैमिली को जिस तरह भी ट्रांसफर होता है दैट इज बीइंग मेंटेन्ड कि हाँ जी ये किस तरह से और कैसे ट्रांसफर होगा, और उसी हिसाब से वो जो ट्रांसफरिंग होगी दैट इज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ ओवरऑल बिजनेस रिलेटेड एक्सपोजर्स, कि ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपोजर्स में ये सारी चीजें आपको क्लियरली नजर आ रही होती हैं कि हाँ जी इतना एक्सपोजर आएगा। दोज हु इनहेरिट द रिसीवर मे एंटर द बिजनेस बट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस मे कॉज लॉसेज और इवन बैंक्रप्सी। आपने कह तो दिया कि हाँ जी मेरे बाद ये इस चीज का ओनर होगा, बट इफ ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट अ बिजनेस, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, डेफिनेटली आप बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे होंगे या डेफिनेटली आप लॉसेस की तरफ जा रहे होंगे, या तो बैंक्रप्सी आपके पास आ जाएगी या आपके पास डेफिनेटली क्या चीज आ जाएगी, लॉसेज आ जाएंगे। और जब आपके पास लॉसेज आ जाएंगे तो यहां पे आपके पास सबसे पहला इश्यू जो जनरेट होगा दैट इज इनएक्सपीरियंस, और वहां पे आपके पास ऑटोमेटिकली वो भी सेलिंग पे आएगा। दैट मीन्स बिजनेस रिस्क बहुत तरह का है कि अगर आपके पास इनहेरिटेंस नहीं है तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर्स से लेने की कोशिश करेंगे, और अगर इनहेरिटेंस है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ बैंक्रप्सी, कि बैंक्रप्सी भी हो सकती है, एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ एनी अदर लॉसेस, कोई और लॉसेस भी उसमें एग्जिस्ट कर सकता है जिसके अंदर ये चीज एग्जिस्ट करेगी कि वहां पे वो लॉसेस को मेंटेन करे और मैनेज करे और उन लॉसेस को वो कवर अप करके आगे लेकर चले कि किस तरह से वो लॉसेस हमारे सामने नजर आएगी, और इवन आ बैंक्रप्सीज। एक्सपोजर ड्यू टू लॉस ऑफ हेल्थ, कि हमारे पास क्या एक्सपोजर्स आ रहे हैं, दैट इज लॉस ऑफ हेल्थ, यानी कई दफा आपके पास एक्सपोजर ये आता है कि आप यू आर नॉट बीइंग फिजिकली फिट फॉर दैट, कि आप कई दफा फिजिकली फिट नहीं है बट दैट इज देयर इज एन एक्सपोजर बिहाइंड इट। तो इसका मतलब है यू रिक्वायर अ फिजिकल फिटनेस, यानी आपको क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, यू रिक्वायर अ फिजिकल फिटनेस जिसमें आपको ये नजर आए कि हाँ जी इतना यू आर मेडिकली फिट और उसी की वजह से आपके पास फिटनेस नजर आ रही। तो लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द हेल्थ प्रॉब्लम यूजुअली फॉल इनटू टू कैटेगरीज, दो तरह की कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये फिजिकल हेल्थ या हेल्थ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एक्सपेंस दैट मस्ट बी पेड फॉर मेडिकल केयर, कि कुछ एक्सपेंसेस हैं दैट मस्ट बी पेड फॉर मेडिकल केयर, किस टाइम मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस वो इसीलिए होती है कि एक्सपेंसेस दैट मस्ट बी पेड फ्रॉम द मेडिकल केयर इंश्योरेंस, कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस आने, सपोज हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, शुगर है एंड ऑल दैट, दीज आर बीइंग पेड फॉर द मेडिकल केयर, कि ये हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज फ्रॉम द मेडिकल केयर। इनकम दैट कैन नॉट बी अर्न ड्यू टू द टाइम अवे फ्रॉम वर्क, यानी इनकम दैट कैन नॉट बी अर्न, यानी कि वो इनकम दैट कैन नॉट बी अर्न ड्यू टू टाइम अवे फ्रॉम वर्क, यानी कि इनकम वो इनकम दैट कैन नॉट बी अर्न, जो इसे हम अर्न नहीं कर सकते ड्यू टू टाइम अवे फ्रॉम वर्क,
यानी कि जो हम लोगों का टाइम अवे वाइल हेल्थ प्रॉब्लम परसिस्ट, यानी कि जो हम लोगों ने हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जो काम हम नहीं कर पा रहे उसकी वजह से जो इनकम जो हम लोग नहीं अर्न कर रहे दैट इज बीइंग अ लॉस एंड दैट कैन आल्सो बी इंश्योर्ड कि हाँ जी ये इनकम बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं अर्न हो सकती, तो दैट मींस दैट इज बीइंग पेड बाय द इंश्योरेंसेस, यानी इंश्योरेंसेस इसे पे करें और उसी के हिसाब से हम इसकी वैल्यूएशंस को भी करेंगे कि इनकम दैट कैन नॉट बी अर्न ड्यू टू टाइम अवे फ्रॉम वर्क, यानी कि जितना टाइम हमारा अवे फ्रॉम वर्क होता है तो बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ एक्सपोजर, ये भी रिस्क है एक तरह से, बिकॉज हम इनकम नहीं अर्न कर पा रहे तो दैट मीन्स कि वहां पे भी हमारे पास लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लॉसेस को हम लोग सामने रख के देख रहे हैं कि हमारे पास किस किस तरह से लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। वाइल लॉस ऑफ हेल्थ कैन बी परमानेंट, कई दफा लॉसेस ऑफ हेल्थ जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। कैसे परमानेंट होते हैं? कैंसर एंड ऑल दैट, दीज आर द परमानेंट लॉसेस, ये कि हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये परमानेंट लॉसेस हैं। इट इज मोर ऑफन अ टेम्परेरी फिनोमिनन, ये हमारे पास क्या आता है? दैट इज नोन टू बी एज अ समटाइम्स टेम्परेरी होता है, समटाइम्स जैसे कैंसर है, एनी अदर बिगर प्रॉब्लम, वो कई दफा हेल्थ प्रॉब्लम परमानेंट को लेके आ जाती है, और समटाइम्स दीज आर बीइंग टेम्परेरी, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, दीज आर ऑलमोस्ट टू बी अ परमानेंट वन, तकरीबन ये परमानेंट होती हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो बीइंग एट द सेम टाइम टेम्परेरी वन, कि वहां पे टेम्परेरी फिनोमिना भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। हमारे पास टेम्परेरी फिनोमिना में भी ये चीजें आ रही होती हैं कि दैट इज बीइंग ऑन द टेम्परेरी फिनोमिना, कि टेम्परेरी फिनोमिनन्स में भी ये चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और जब ये टेम्परेरी फिनोमिनन में एग्जिस्ट कर रही होती है दैट मीन्स हमारे पास टेम्परेरी प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के साथ साथ भी हम आगे लेकर इसे चल रहे होते हैं कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट ऑन द टेम्परेरी इश्यूज, की टेम्परेरी इश्यूज इसमें कैसे और किस तरह से आ रहे हैं। सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि दैट लॉस ऑफ हेल्थ कैन बी परमानेंट और कैन बी टेम्परेरी, यानी बोथ केसेस में लॉस ऑफ हेल्थ एग्जिस्ट कर सकते हैं और लॉस ऑफ हेल्थ उसी हिसाब से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिस तरह से वो लिखे हुए होते हैं कि हाँ जी दे आर हाउ दे आर बीइंग मेड एंड हाउ दे आर बीइंग एंटरटेन्ड। Now there's a medical care expenses, कुछ medical care expenses भी exist कर रहे होते हैं, that how these medical care expenses are being made. Expenditure for medical care in a US have been exploded in recent year, यानी कि medical care में expenditure जो है वो US में बहुत बढ़ गया है, because lives are like that कि वहाँ पे medical issues बढ़ गए हैं, और जब medical issues बढ़ गए हैं तो that means कि आपके पास medical care भी बढ़ गई है, and then that is exploded in recent year, तो definitely वहाँ पे explosions आए। Now equal to about 16.7% of disposable personal income is on the medical care, कि 16.7% of your disposable income जो है that are related to medical care, किस पे related होगी? That is on the medical care, यानी कि उसमें 16.7% जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेडिकल इश्यूज, मेडिकल मेडिसिन में इन सब पे खर्चा हो रहा है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू हाई कॉस्ट ऑफ हेल्थ आर द मेयर फैक्ट दैट पीपल लिव लॉन्गर, यानी कि द मेयर फैक्ट दैट द पीपल्स आर लिविंग लॉन्गर, यानी कि वहां पे लोग ज्यादा जिंदगी होती है, तो डेफिनेटली ज्यादा जिंदगी है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी इश्यूज आते हैं उस वजह से मेडिकल केयर पे आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और उस पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम यूजुअली बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर विद एज, कि जिस तरह से आपकी एज बढ़ती है उसी तरह से आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हो जाते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जिस तरह से आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे होते हैं उसी हिसाब से आपकी मेडिकल केयर्स भी आपको रिक्वायर्ड होती हैं। न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड द डिमांड बाय पेशेंट फॉर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट, समटाइम्स आपका पुराने ही जिस कहते हैं कि डिजीज के लिए आपका ट्रीटमेंट की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगी तो डेफिनेटली मेडिकल केयर में आपकी रिक्वायरमेंट या एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, यानी आप मेडिकल के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट कर रहे होंगे कि हाँ जी इतना मुझे मेडिकल के लिए रिक्वायरमेंट है और इतनी मेडिकल्स के लिए हमें ट्रीटमेंट दरकार है कि इतनी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ लाइबिलिटी अवार्ड फॉर द मेडिकल माल प्रैक्टिस, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड द सिविरिटी ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि आप देखें अगर एक ही चीज है मेडिकल केयर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है लेकिन सिविरिटी भी हाई है, तो याद रखिएगा माल प्रैक्टिसेस की ओवर जो आपके पास पनिशमेंट्स हैं दैट वुड बी द आल्सो बीइंग हायर, कि इफ इन द सर्टेन ऑपरेशंस there is a malpractice by the doctor, so definitely the overall suing amount is also being on the higher side, कि higher side पे suing amount आती है और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। The increasing frequency
and severity of liability awards for the medical malpractice. Doctors and hospitals must pay higher malpractice insurance premium. कि sometimes आपको उसकी वजह से higher malpractice insurance premium pay करने पड़ते हैं. They may also perform extra procedures and tests. कि sometimes ये extra procedures and tests in addition to those they are probably necessary. यानी कि there may also performed extra procedures. कि कुछ extra procedures होते हैं and tests होते हैं in addition to those that are probably necessary. कि इसीलिए डॉक्टर्स जो थे नॉर्मली एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स और टेस्ट लेते हैं ताकि वो अपने आप को सेव कर लें, और जो नेसेसरी हैं फॉर डिफेंसिव मेजर, के जहां पे आप वो ऐसे टेस्ट जो उन्हें डिफेंस प्रोवाइड कर सकें, क्या कर सकें, उसे उन्हें डिफेंस प्रोवाइड कर सकें कि हमने इसे किस तरह से डिफेंड करना है चीजों को और किस तरह से डिफेंड करके आगे लेकर चलना है. कॉस्ट शिफ्टिंग, समटाइम्स यू शिफ्ट द कॉस्ट. हायर हॉस्पिटल चार्जेस आर असेस्ड टू सम पेशेंट बट नॉट टू अदर. यानी बेस्ड ऑन पेशेंट्स ही हायर कॉस्ट होती हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर थिंग्स. लेकिन समटाइम्स याद रखें ये लोग कॉस्ट शिफ्ट कैसे भी कर रहे होते हैं. समटाइम्स इन मेनी डॉक्टर्स they would sign a paper or a contract that if that something happened during the operation, all loss will be borne by a family holders. So that means that they would transfer or shift their losses and shift their overall responsibility to the families, ताकि वो अपने आप को सेव कर सकें, because they are only on the basis of treatment or a supporting of a person, but not at the cost of their own swings. यानी कि जितना भी उन पे केसेस होने, that is not being based on them, कि यानी इन चीजों पे वो बेस ना कर रहे हैं. तो that is related to a cost shifting. तो that means medical care expenses कौन से हो सकते हैं, फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स कौन से आ रहे हैं, एंड साथ ही हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज बीइंग कॉस्ट शिफ्टिंग्स आ रही हैं. क्या चीज आ रही है हमारे पास, दैट आर बीइंग कॉस्ट शिफ्टिंग. हमारी कॉस्ट कैसे और किस तरह से शिफ्ट आउट हो रही है. मेडिकल एक्सपेंसेस, केयर एक्सपेंसेस में हॉस्पिटलाइजेशन है. अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ पर्सनल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर ऑफ यूएस इज एट्रीब्यूटेबल टू हॉस्पिटल कॉस्ट. यानी 37% ऑफ पर्सनल केयर एक्सपेंडिचर जो है दैट आर रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स. किससे रिलेट कर रही है, हॉस्पिटल, एंड दैट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट. कि यानी कि आपके पास 37% इज बेस्ड ऑन मेडिकल केयर. तो डेफिनेटली रिस्क इज देयर. और इसीलिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, कि लोग ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ताकि अपने आप को वो सेव कर सकें, ताकि अपने आप को वो बचा सकें, ताकि वो अपने आप को उसी के हिसाब से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकें. एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर आइटम्स. कौन कौन से एक्सपेंसेस के लिए इनकम होते हैं, रूम एंड बोर्ड, यानी कि बोर्डिंग है, आपने रूम लिया है, वहां पे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो डेफिनेटली वहां पे रूम है. लैब टेस्ट है, कोई टेस्ट करा रहे हैं, लैब की टेस्ट है, उसके लिए खर्चे आएंगे. सप्लाईज आएंगे, कुछ सप्लाईज हैं, सप्लाईज आपने देनी है. anything, any dressing, anything, these are all being a part of your prescriptions. Drugs, दवाइयाँ, बहुत बड़ा major portion होता है when we talk about hospitals, that is of prescripted drugs, यानी जितने भी आपके पास medicines या drugs हैं. Services by physicians, कोई physiotherapy and all that, जितने भी services हैं, these are also being a part of these expenses. Surgeons, nurses, all these are part of your expenses when we talk about a medical care. कि मेडिकल केयर में ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और मेडिकल केयर के अंदर ये सारी चीजों को सामने रख के हमने आगे चलना होता है. द फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ लॉस वेरी कंसिडरेबली बाय द ज्योग्राफिक लोकेशंस के, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी ऑफ लॉसेस जो है वो वेरी कर सकते हैं बाय ज्योग्राफिक रिलेशन. द नेशनल एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर अ हॉस्पिटल स्टे इज 5. कि नॉर्मल एवरेज नंबर ऑफ डेज एक बंदा अगर हॉस्पिटल में कितने दिन रहता है, दैट इज 5 days. हाउएवर इन नेब्रास्का द एवरेज इज 8, यानी कि वहां पे लोग ज्यादा बीमार होते हैं और कम से कम वो कितने दिन रहते हैं, दैट इज ऑफ 8 days वो वहीं पर रहते हैं और उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आती. While in New Mexico, Oregon and Arizona, the average is 4.5. Means the people are more healthy as compared to Nebraska and Hawaii. कि वहां पे लोग ज्यादा towards this thing आ रहे हैं, यानी towards hospitalization and all that, यानी वहां पे मेडिसिन या मेडिकल केयर ज्यादा रिक्वायर्ड है. और जब आपके पास मेडिकल केयर ज्यादा रिक्वायर्ड है तो दैट मींस एवरेज आपके पास जो वैल्यूज आए दैट आर ऑफ 4.5, यानी कि 4.5 में न्यू मैक्सिको, ओरेगन एंड आयोवा, एंड ऊपर नेब्रास्का एंड हवाई में दैट इज ऑफ 8 days. कितना है वहां पे, दैट इज ऑफ 8 days है, जिसके ऊपर हमने देखना है कि कितनी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं. तो दैट मींस एवरेज इज 4.5. कितना है हमारे पास एवरेज, दैट इज ऑफ 4.5 पे आ रहा है. दैट मींस नेब्रास्का एंड हवाई दैट द एवरेज इज 8 एंड न्यू मैक्सिको, ओरेगन एंड आयोवा द एवरेज इज 4.5. यानी इतनी हमारे पास एवरेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं. तो दैट मींस कि हमारे पास यहाँ पे इन फ्रीक्वेंसीज को सामने रखते हुए हमने आगे देखना है.
मेडिकल केयर एक्सपेंसेस फर्दर भी हैं, फिजिशियन एंड सर्जन सर्विसेज हैं। फी वेरी अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से फी वेरी भी कर रही होती है, बिकॉज समटाइम्स ज्योग्राफिकल एरियाज की बेस पे ही आपकी फीसेज आ रही होती हैं। सम हॉस्पिटल्स आर वेरी फार फ्रॉम देयर ओवरऑल सप्लाईज एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली वहां पे डिफरेंट आएंगी। मेडिकल स्पेशलिटी ऑफ द प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर्स की मेडिकल स्पेशलिटीज होती हैं दैट आर बीइंग टोटली डिफरेंट। मेडिकल स्पेशलिटी ऑफ द प्रोवाइडर्स, टाइप ऑफ विजिट्स, इनिशियल्स होते हैं, फॉलोअप्स होते हैं, और इन हॉस्पिटल्स में क्या फॉलोअप चल रहे होते हैं। Moreover, there is also being requirement for the dental care, कि dental care की भी हमें requirement चल रही होती है, कितनी हमारे पास dental cares हमारे पास आएंगी। Average 5% of all personal health care expenses, यानी कि dental care में 5% आपका dental care में जाते हैं। That is means on the base of tooth पे आपकी क्या expenses आ रहे हैं, कितने expenses आ रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। Some of the expenses are for major restorative work, यानी कि कुछ major expenses are restorative. For example, there is a root canal treatment or whatsoever. These are ऑल हेल्थ केयर रिलेटेड, और इसमें भी आपको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है। तो आपने इंश्योरेंस में याद कि मेडिकल इंश्योरेंस में इन सारी चीजों को देखना होगा, तो तब आपके पास इंश्योरेंस डेवलप होगी। मींस यू हैव टू डेवलप द पॉलिसी बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स, कि वंस यू आर बीइंग हायर्ड टू डेवलप अ पॉलिसी, क्या बनानी है आपने, पॉलिसी बनानी, तो यू शुड नो कि हाँ जी मेडिकल केयर में मैंने किन किन चीजों को सामने रख के आगे चलना है और किसके से चलना है। बट मेनी एक्सपेंसेस रिजल्ट फ्रॉम प्रोसीजर दैट आर प्रिवेंटेबल, यानी बहुत सारे एक्सपेंसेस इस पे बेस कर रहे होते हैं दैट आर बेसिकली प्रिवेंटेबल, यानी जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। मेडिकल केयर एक्सपेंसेस आते हैं, प्रेस्क्रिप्शन, ड्रग्स एंड अदर एक्सपेंसेस, ये भी उसमें थे। रिप्रेजेंट ओवर 5% ऑफ यूएस हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, यानी 5% आपका सिर्फ इसमें होता है कि आपने दवाइयां परचेज करनी है। तो दैट मीन्स यू शुड नो कि हाँ जी इंश्योरेंस अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो उसमें 5% का क्या आएगा हमारे पास, दैट इज ऑफ दैट मच ऑफ अमाउंट जो मेडिकल केयर में रिक्वायर्ड होगी। मेंटल हेल्थ सर्विसेज दैट आर ऑल्सो बीइंग देयर, के कुछ तो कई दफा मेंटल हेल्थ सर्विसेज को भी देखा जा रहा होता है कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड है हमारे पास। कॉमन प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स डिप्रेशन, बहुत ज्यादा होता है जिसके ऊपर आप पिल्स भी ली जाती है, एंजाइटी, फोबियस एंड obsessive compulsive behavior. Sometimes these are the all mental behaviors. In recent years the use of mental health services has increased. बहुत लोग अब psychiatrists and all that these के पास जाते हैं because of that hassle life. तो इसका मतलब है you should include a insurance when you are making a policy. You should include कि whether you are going to include a mental health or not. For increase considerably as have the cost of these services, कि ये services आ रही हैं और इसी cost की services की basis पे ही आपने valuations करनी है। मेडिकल केयर एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म केयर्स भी होती हैं, बहुत लॉन्ग टर्म से आती हैं। पर्सन एज 85 ओवर एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैव बीन ग्रोइंग एट अ फास्ट प्लेस, कि जिनकी एज 85 से ऊपर है वो बढ़ रहे हैं, यानी दे आर इंक्रीजिंग। डिजीजेस सच एज arthritis, Alzheimer and osteoporosis becomes more prevalent with the ages, कि ये wages के साथ ये diseases बढ़ जाती हैं। Person with these ailments are less likely to be able to maintain independent life arrangement, कि definitely जब इनके साथ होंगे तो that means कि आपके पास independent life arrangements नहीं हो सकते या आप नहीं बना सकते। Long term care options includes skilled nurses, home care, यानी skilled nurses आती हैं आपके पास, home care है, skilled nurses हैं, home care, custodial nurses homes हैं, personal care homes हैं, intermediate nurses home care हैं, यानी होम हेल्थ केयर भी, और सबसे ज्यादा जो इंक्लूडेड आ रहा है इन यूएस में दैट इज हॉस्पिस, व्हेन देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल दैट ओनली लुक आफ्टर फॉर अ पर्सन दैट इज डिजीज्ड वन, दैट हैज अ डिजीज दैट इज नॉट बीइंग रिकवर्ड। एक्सपेंसेस डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ मेडिकल केयर, किस पे डिपेंड करेंगे, मेडिकल केयर पे डिपेंड करेंगे। द कॉस्ट फॉर 1 year ऑफ कस्टोडियल नर्सिंग होम कैन इजीली बी एक्सीड 50,000, यानी कि किसी भी कस्टोडियल नर्सिंग होम के लिए की कॉस्ट जो है दैट इज मोर देन $50,000। कितनी ज्यादा हो सकती है, 50,000 से भी ज्यादा हो सकती है। लॉस ऑफ इनकम बहुत दफा होता है, कैसे कैसे डिसेबिलिटी लॉस है, व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू वर्क, तो डेफिनेटली लॉस ऑफ इनकम इज देयर। मोस्ट डिसेबिलिटीज आर टेम्परेरी, कुछ डिसेबिलिटीज बहुत टेम्परेरी होती है फॉर द टाइम बिंग। द पर्सन इवेंचुअली रिकवर एंड रिटर्न टू वर्क समटाइम हार्ट टूट गया तो फॉर दैट इज अ टेम्परेरी डिसेबिलिटी, तो जब वो ठीक हो जाएगा तो पर्सन कैन रिटर्न टू वर्क। हाउएवर सम आर परमानेंट, कुछ ऐसी भी होती हैं दैट आर ऑन द परमानेंट साइड की जो परमानेंट होती हैं। डिसेबिलिटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज टोटल एंड पार्शियल, कि डिसेबिलिटी sometimes total disabilities में आ जाते हैं like fallage and all that, and sometimes there is a some partial disabilities जिसमें एक certain partial level पे disabilities नजर आ रही होती हैं कि हाँ जी इतना हम लोग disable हैं
और इतनी डिसेबिलिटीज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ टोटल डिसेबिलिटी, देयर एग्जिस्ट अ पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी बोथ डिसेबिलिटीज आर बीइंग देयर, जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं. Other income losses exposures are unemployment, that is also being a exposure one. During a peacetime years, the US employment rate has typically ranged between 4 and 7%. कितनी रेंज करें? From 4 to 7%. Government unemployment insurance program are in effect for in all states. के हर स्टेट में इंश्योरेंस प्रोग्राम्स आ रहे हैं, in all states, हर स्टेट में वर्क कर रहे हैं. Designed to alleviate the effect of short terms. क्या होते हैं ये? डिजाइन करते हैं to alleviate the effects of short term. कि short term की effects आते हैं. Involuntary unemployment, that is also being there. कि आपके जब आप चाह रहे हैं काम करना लेकिन आपको वर्क नहीं मिल रहा. Only offers a floor of protection. क्या करते हैं? floor of protection ऑफर करते हैं. Not full wage restoration, कि कंप्लीट रेस्टोरेशंस नहीं हो रही होती. ठीक है, फ्लोर ऑफ प्रोटेक्शन में और कंप्लीट वेज रेस्टोरेशंस नहीं पॉसिबल होती. अदर इनकम लॉस एक्सपोजर्स आर अनएम्प्लॉयमेंट. किसमें आती है वो? अनएम्प्लॉयमेंट आती है. टू बी एबल टू कलेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट. क्या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है तो डेफिनेटली आप अनएम्प्लॉयड लेंगे, बट यू गॉट योर मनी फॉर दैट इंश्योरेंस. अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर मस्ट ईदर हैव वर्कड फॉर सम मिनिमम पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस 12 मंथ, कि कुछ टाइम के लिए उसने काम लाजमी किया हो. अर्न सम मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस, कि कुछ वेजेस उसने लाजमी अर्न की हो. मोस्ट स्टेट रिक्वायर्स अ 1 वीक वेटिंग पीरियड, कि कुछ स्टेट्स क्या रिक्वायर कर होते हैं? 1 वीक वेटिंग पीरियड बिफोर बेनिफिट पेमेंट बिगिन, कि 1 वीक तक इंतजार करते हैं और उसके बाद उसके बेनिफिट पेमेंट्स को स्टार्ट करते हैं. क्लेमेंट्स मस्ट बी एबल टू वर्क इफ वर्क इज ऑफर्ड, यानी क्लेमेंट ऐसे हो दैट वुड बी एबल टू वर्क इफ द वर्क इज ऑफर्ड, कि जब भी उन्हें वर्क मिले दे आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क. Other exposures of income losses and employment, the worker may be disqualified from receiving benefit. The worker may lose the benefit for a specified number of weeks or for a duration of unemployment. एक कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पे अपना बेनिफिट लूज भी कर सकता है. और suffer a reduction in benefit, कि sometimes it would be reduction in benefit, कि जब आपको काम मिले आप फिर भी जानबूझ के ना करें. तो रीजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती है? वॉलंटरी क्विटिंग अ जॉब, खुद जानबूझ के जॉब छोड़ देना विदाउट गुड कॉज, कि कोई कॉज के बगैर आप उस जॉब को छोड़ दें. डिस्चार्ज फॉर मिसकंडक्ट कनेक्टेड विद द वर्क, यानी डिस्चार्ज करें मिसकंडक्ट की वजह से, जो कोई भी मिसकंडक्ट है कनेक्टेड विद द वर्क, कि आपको कि अपनी गलती की वजह से आपको निकाल दिया जाए. रिफ्यूजल विदाउट गुड कॉज, यानी कि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है लेकिन आप रिफ्यूज कर दे जॉब को. टू अप्लाई फॉर एक्सपेक्टेड सुटेबल वर्क, कि आपको एक सुटेबल वर्क के लिए अप्लाई ना कर पाए. एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द लेबर डिस्प्यूट, कि अनएम्प्लॉयमेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबर डिस्प्यूट, के लेबर डिस्प्यूट की वजह से भी ये अनएम्प्लॉयमेंट है. Other income loss are retirement. There is highly probable that most young people will live the traditional retirement age of 65. Sources of income of elderly persons क्या? Payment from employment, retirement plan, federal society benefits होते हैं, social security benefit, part time earnings आ सकती हैं, investment income from financial assets are there, and public assistance भी होती है, कि sometimes public they are helping you. Unfortunately, many elder people have very limited amount of guaranteed income. बहुत limited amount of guaranteed income उनके पास होती है, and few financial or property assets. Experts believe 70 and 80% of pre-retirement income is needed, यानी 70 से 80% of income is needed to live for the end. For the retired married couple to maintain same standard of living, के उसी स्टैंड को मेंटेन करने के लिए इतनी इनकम रिक्वायर्ड है. Also few people know exactly how long they will live, कि कितना लॉन्ग वो लिव करेंगे. People may outlive their retirement savings, के सेविंग्स के साथ साथ भी वो उससे ज्यादा भी वो रह लेते हैं जितना वो रहना चाहते हैं. So that's the end of the chapter number 4, and also being our end of lecture number 8. So what we have covered is about the retirements and also being unemployment and how these loss exposures are there. Next chapter we are going to see what we are going to involve with the marketing and risk management systems. That is chapter number 5 from the text that you already being given to you in the form of textbook of George Rizda. So that is the end of lecture number 8. Allah Hafiz.